आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो जिंदगी भर पश्चाताप की आग में झुलसता रहा। उसके गाल पर एक गहरा घाव था जो नासूर की शक्ल ले चुका था और सब जगह इलाज कराने के बावजूद भी वो जख्म ठीक नहीं हुआ। और ये कहा जाता है कि नासूर कभी ठीक नहीं होता। इसी नासूर इस जख्म के बारे में उसके मित्र बार बार पूछते थे कि ये आखिर नासूर या जख्म कैसे हुआ। वो बार बार उनको टाल देता था। अल्टीमेटली एक दिन मित्रों ने बहुत दबाव दिया और उससे उस राज को मालूम करने की ख्वाहिश जाहिर की। उसने उसके बारे में कि किस तरह से जख्म मिला, कैसे नासूर बना, उसकी कहानी उसने बताई। आज मैं वही कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ एन के अग्रवाल, लॉयर, सिविल लॉयर। ये कहानी किसी ही लॉ पॉइंट से संबंधित नहीं है। ये बिल्कुल एक अलग ही टॉपिक है, अलग ही कहानी है। ये बात उन दिनों की है जब ऐसा विकास नहीं था शहरों और गाँव में जैसे कि आज है। कोई आने जाने के लिए सड़कें भी ठीक नहीं थी, कच्ची सड़कें थीं। आने जाने के यातायात का भी कोई साधन नहीं था। लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल ही यात्रा करते थे। तिजारती लोग अपने पशुओं पर माल बांध कर, माल ढोकर तिजारत के लिए दूर देशों में जाते थे और उनको महीनों महीनों तिजारत में लग जाते थे। ऐसे ही एक दिन इस गांव में हमेशा की तरह कई व्यापारियों ने मिलकर बाहर तिजारत करने के लिए ठानी और उन्होंने अपना सामान ऊँटों पर लादना शुरू कर दिया। इस व्यक्ति ने भी अपना सामान ऊँट पर लादा और ये चल 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 पड़े। बाहर जाने के लिए विदेश जिस जगह जिनको जाना था वहाँ पर पहुँचने के लिए दो रास्ते थे। एक लंबा रास्ता था, एक शॉर्टकट था। लंबा रास्ता सेफ था मगर उसमें दिन ज़्यादा लग जाते थे। सेफ और सुरक्षित का मतलब ये था कि रास्ते में ठहरने का भी इंतज़ाम था और खाने पीने का भी इंतज़ाम हो सकता था। शॉर्ट रास्ते में ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं था, बल्कि एक बहुत विशाल रूप से रेगिस्तान पड़ता था जो खतरे से खाली नहीं था। वहाँ पर रेगिस्तानी डाकुओं से भी डर रहता था लूटने का और वहाँ के जानवरों से भी डर रहता था। लेकिन उस रास्ते से बहुत कम आमदन थी, यानी आते जाते नहीं था। लेकिन इस बार इस ग्रुप ने ये तय किया कि नहीं, छोटे रास्ते से ही चलेंगे। सब लोग छोटे रास्ते से चलने लगे और अपना हंसी खुशी गाते बजाते उस रास्ते को पहुंच गए। जब करीब रेगिस्तान में पहुंचे तो सब व्यापारी कभी ऊँट पर बैठकर ऊँट को दौड़ाते थे और कभी पैदल चलते थे। एक बार जब ऊँट पर बैठकर ऊँट को दौड़ा रहे थे तो अचानक उनका एक ऊँट लड़खड़ाकर गिर पड़ा और उसके गिरने से हालांकि इस पर सवार उसके मालिक को चोट नहीं आई, मगर ये हुआ कि आखिर रेगिस्तान में ऊँट कैसे गिरा। वो उतरा और उसने देखा। उसके साथ साथ उसके और जो साथी थे वो भी ऊँट से उतर के आ गए। देखा तो ऊँट को गिरने का कोई कारण उनके समझ में नहीं आया। चारों तरफ से उसकी परीक्षा की, उसकी देखभाल की, उसको देखा और ये सोचा कि इसका शायद पैर मुड़ गया है। सब यात्री, सब तिजारती, सब व्यापारी तो चूंकि ऊँट पर सफ़र करते थे, उनको पता ही था कि क्या क्या होता है, कैसी बीमारी हो सकती है, क्या इसका इलाज हो सकता है। उन्होंने हर वो तरीका अख्तियार किया कि जिससे कि ये ऊँट जो है खड़ा हो जाए, दोबारा चलने लायक हो जाए। लेकिन उनको इस बीमारी का पता नहीं चल पाया। आखिर में ये तय हुआ कि ऊँट पे से इसका सारा वजन उतार लिया जाए ताकि वजन हल्का होने पर शायद ऊँट फिर भी खड़ा हो जाए। लेकिन अफसोस, ऊँट फिर भी खड़ा नहीं हुआ। उधर सूरज पश्चिम की ओर धीरे धीरे सरक रहा था। शाम ढलने वाली थी। उनके दोस्तों ने कहा कि भाई इस ऊँट को छोड़कर चलो, ये सामान हमारे ऊँट पर लाद दिया जाए और चूँकि शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, खतरे बढ़ जाएंगे, डकैतों का भी खतरा बढ़ जाएगा और रेगिस्तानी जो जानवर हैं उनसे भी खतरा बढ़ जाएगा। मालिक ऊँट, जिसका ऊँट गिर गया था, वो उसको बहुत दुख होने लगा, बहुत मन भारी होने लगा और बहुत अफसोस करने लगा कि ये ऊँट को मैं अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। ये तो मेरे फैमिली मेंबर की तरह से है, इसने मेरी कई साल से सेवा भी की है।
अब ऐसी सूरत में इसको छोड़ने का फ़र्ज़ नहीं है मेरा, लेकिन मजबूरी, सबके कहने के बावजूद भी वो उसको वहाँ रुक नहीं सकता था, तो इसलिए उसको मजबूरी थी और उस मजबूरी के तहत उसको जाना पड़ा। और जाते-जाते एक बार फिर वह ऊँट की गर्दन से चिपट गया और कहा कि दोस्त, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुझे इस हालत में छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जल्दी लौट कर आऊँगा और तेरी देखभाल करूँगा। उधर जब वो जाने लगा तो अचानक उसकी निगाह ऊँट की आँखों में पड़ गई। उसकी आँखें मानो ऊँट की ये कह रही थी कि तुम मुझे ऐसी अवस्था में छोड़कर जा रहे हो, जबकि तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। मैं चल, और इस तरह से वो घबराहट थी। तो उसने ये महसूस किया कि ऊँट को अकेला छोड़ना गलत होगा, लेकिन मजबूरी के कारण उसको छोड़ना पड़ा और वो 4 किले के पास। जब तक वो मंदिर पर पहुँचे, वो बार-बार उसके मन में अफ़सोस होता रहा, दुःख होता रहा कि मेरे ऊँट का क्या होगा। उसने अपने काम में जब मंदिर पर पहुँच भी गए, तब भी उसके तिजारत के काम में ज़्यादा मन नहीं लगा। फिर भी उसने उस काम को जल्दी-जल्दी निपटाया और जल्दी-जल्दी निपटाने के बाद फिर वो वापस होने के लिए तैयार हुआ और अपने उन दोस्तों से, अपने अन्य व्यापारियों से ये कहा कि मैं उसी रास्ते से वापस जाऊँगा, जिस रास्ते से आया है। उसके दोस्तों ने बहुत समझाया कि अकेला जंगल में, रेगिस्तान में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है और वो बहुत ख़तरनाक रास्ता है, लेकिन वो नहीं माना और वो उस रास्ते से वापस लौटने लगा। जबकि और व्यापारियों का काम अभी था, तो वो वहीं पर रुक गए। वो यही सोचते चला जा रहा था अपने मन में कि ऊँट मेरा सही सलामत होगा, तो मैं, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होगा, बहुत अच्छा रहेगा। और अगर किसी वजह से ऊँट मर चुका होगा, तो मैं उसके अवशेष को ही देखकर उसको सही तौर पर दफना दूँगा।